Yes, for the students of BA Part 3rd English Literature, paper 2nd, the only topic which is remained to be discussed is The Vendor of Sweets by R.K. Narayan. Its questions as well as answers would be told to you in remaining videos. Today we are to start to recollect the theme of The Vendor of the Sweets. I hope you have the name in your mind, The Vendor of the Sweets by R.K. नारायण. बहुत बड़े राइटर हैं इंडिया के. इनके अधिकांश जो नॉवेल्स हैं उन पे मूवीज बनी हैं, सीरियल्स बने हैं. द गाइड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उस पे बड़ी पॉपुलर मूवी बनी थी, गाइड नाम से, बड़ी प्रसिद्ध हुई, कई अवार्ड भी मिले. अभी अपने सिलेबस में द वेंडर ऑफ स्वीट्स नाम से नोवेल है जो हम लोग रिकलेक्ट कर रहे हैं, वापस उसको दोहरा रहे हैं. आपको मैं बताता हूं, ये नोवेल मेनली जनरेशन गैप की थीम पर आधारित है. जनरेशन गैप की थीम पर आधारित है. जनरेशन गैप का मतलब क्या बेटा? कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के सोचने में जो एक अंतर पाया जाता है, स्तर का फर्क पाया जाता है, विचारों के बैकग्राउंड का फर्क पाया जाता है, दृष्टिकोण का फर्क पाया जाता है, चीजों को देखने के नजरिए का फर्क पाया जाता है, और फ्यूचर को असेस करने का जो एक कैलिबर होता है, तो वो दो जनरेशन के बीच में हमेशा डिफर करता है. पहले वाली पीढ़ी को लगता है दैट आई कैन असेस बेटर, नो डाउट, and young generation always think that they are supreme, they are better. और जब कहीं आइडियोलॉजी में भिन्नता आ जाती है, खास तौर से एक ही घर में जब पुत्र और पिता के बीच भविष्य को लेकर मतभेद हो जाता है, वर्तमान भी उसी में सम्मिलित है, ध्यान में रखना, पर डिसीजन वर्तमान में करता है भविष्य को सोचते हुए, चाहे पिता करे चाहे पुत्र करे. अब उसमें मेनली उनकी जो विचारधारा है उसका अंतर नजर आता है. वही इस वेंडर ऑफ स्वीट्स उपन्यास की थीम है. अब वेंडर ऑफ स्वीट्स आप समझते होंगे, अपने यहां लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? हलवाई. हलवाई वैसे मिठाई बनाने वाले को बोलते हैं. यहां पे वेंडर शब्द जोड़ दिया है. वेंडर ऑफ स्वीट्स का मतलब है मिठाई के विक्रेता, मिठाई का दुकानदार. मिठाई का दुकानदार कोई कंपल्सरी नहीं है कि हलवाई ही हो. ही मे बी सम अदर पर्सन हु ओनली सेल्स द स्वीट्स.
बनाने वाले कारीगर दूसरे होते हैं, बेचने वाला दूसरा भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बताया, देखिए कि जो मुख्य पात्र है जगन, उसकी मिठाई की दुकान है और वो दुकान बड़ी अच्छी चलती है, तो उसको कोई ज्यादा आर्थिक परेशानी नहीं है। आप लोगों को मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करके बता रहा हूं, एक एक लाइन बड़े गौर से सुनेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे। At 60, Jagan is a prosper widower, a sweet vendor who continues to combine handsome profit with high-minded Gandhian principles. क्या लिखा? जगन कौन है? 60 साल का समृद्ध विदुर। विडोवर किसको बोलते हैं? जिसके वाइफ नहीं होती है वो विदुर होता है, विडोवर होता है। कौन? एक स्वीट वेंडर है, मिठाई का विक्रेता है, जो मिठाइयां बेचकर एक बड़ा अच्छा मुनाफा कमाता है। मिठाइयां बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है और साथ ही साथ देखिए उसका व्यवसाय क्या है? मिठाइयां बेचना। विचारधारा कैसी है? हाई माइंडेड गांधीयन फिलोसॉफी। गांधी जी की जो दर्शन है उसमें विश्वास है। कमाई दुकान से, अच्छी कमाई, मित व्ययता और अन्य सिद्धांत वो गांधी जी से उनके कैरेक्टर में पाए जाते हैं। तो एक अपने आप में अनूठा व्यक्तित्व है। 60 साल की अवस्था है। The apple of his eye is his son Mali, for whom he feels deep but absurdly embraced affection, which appears to go unrequited. ये देखिए बेटा, बहुत ही आपको कर्टेल्ड वे में मैं बता रहा हूं जो सार तत्व है, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन और उनके आंसर ही बताने का रहेगा। एप्पल ऑफ समवंस आई क्या होता है पता? एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आंख का तारा। बड़ा ही प्रिय व्यक्ति जो हमें सबसे प्रिय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ समवंस आई। अब यहां जगन की आंख का तारा कौन है? सामान्यतया कौन होता है? संतान। हमारी भारतीय परंपरा में पिता की आंख का तारा सामान्यतया उसका पुत्र होता है। पिता की आंख का तारा उसका पुत्र होता है। For whom he feels a deep but absurdly embraced affection. उसके प्रति एक बड़ा ही गहरा परंतु एक अजीबोगरीब प्रकार से विकृति लिए हुए उनका लगाव है। गहरा पर विकृति लिए हुए, ध्यान में रखना। दोनों बातें अलग अलग है पर एक साथ यहां पर लागू हो रही है। जगन का अपने पुत्र के प्रति जो दृष्टिकोण है उस संदर्भ में क्या कि लगाव खूब है, पर लगाव कैसा है? थोड़ा सा उसमें विकृतियां हैं। उन विकृतियों का मूल कारण क्या हो सकता है? बाय द वे, सीधी सी बात आप समझते हैं बेटा क्या है?
विचारों में भिन्नता। पुत्र के विचार पिता से मिलते नहीं हैं। अब चूंकि पुत्र है वो पिता पर आश्रित है, इसलिए पिता के सामान्य सजेशन रूपी आदेश, समझे आप, वो मानने के लिए लगभग विवश है। अन्यथा क्या होगा कि पिता है वो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा देंगे। तो पुत्र है वो पिता के आदेशों की पालना करता है, पर मन से नहीं करता है। मन से नहीं करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपस में जो विचारधाराएं हैं वो मिलती नहीं है। पिता है, उनके ख्यालात पुत्र को पुराने लगते हैं। Which appears to be unrequited. Unrequited क्या होता है बेटा? इसका रेसिप्रोकेट न हो। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर रेस्पॉन्स न मिलना, प्रॉपर रेस्पॉन्स न मिलना। अब पिता है वो पुत्र को चाहता है, पुत्र के प्रति स्नेह का भाव रखता है, लगाव का भाव रखता है, लेकिन संभवतया पुत्र है वो रिटर्न नहीं करता है। When Mali coolly announced that he is abandoning school to go to America to become a writer, Jagan's fatherly feelings are thrown into still greater confusion. देखिए, बड़ा भारी द्वंद्व की स्थिति आ गई है। द्वंद्व, दुविधा इसके सामने, पिता के सामने। एक दिन माली क्या है? माली उसके बेटे का नाम है। माली वैसे गार्डनर नहीं है, माली द नेम ऑफ हिज सन जगन, और जगन का बेटा माली एक दिन आके पिताजी को क्या कहता है, देखो, कूलली अनाउंस का मतलब क्या होता है? एकदम शांत चित्त बात, कोई उसमें विद्रोह के जैसी टोन या भाव नहीं है, शांति से आके कहता है बात। ये क्या कहता है बताए? ही इज अबंडनिंग स्कूल, कि भाई पिताजी अब स्कूल और नहीं जाया जाएगा, अब स्कूल और नहीं जाया जाएगा। क्विट, अबंडन, अब पार नहीं पड़ेगी। कहां जाऊंगा? अमेरिका। किस लिए? टू बिकम ए राइटर। अमेरिका जाऊंगा और राइटर बनूंगा। अभी बेटा आज से 100 साल पहले, अभी बड़ा हम अपने आप को आधुनिक बोलते हैं, दुनियादारी बड़ी एडवांस चल रही है। आप जो भी स्टूडेंट हैं, अपनी थोड़ी सी छोटी तहसील है, मेट्रोज में भी इवन आपको बता रहा हूं, अगर कोई संतान अपने व्यापारी पिता को जाकर ऐसा बोले कि मैं तो अब पढ़ाई छोड़कर क्या बनूंगा? राइटर बनूंगा, तो पिता का क्या रिएक्शन होगा? यू कैन इमेजिन योरसेल्फ। अब बता रहा हूं, अभी तो 100 साल पहले तो आप सोचे कि जैसे कोई एरोनॉट बनने का ही बोल दिया। अब यहां पर बेटा आप लोग अगर थोड़ा सा साथ चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो आपके समझ में आ रहा होगा
राइटर बनना बड़े ही गहन चिंतन का परिणाम होता है। सिंपल जो है वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कंपल्सन है, बट एज ए सिंपल रूल क्या होता है, आप लोगों को पहले ही बताया होगा कि हमें जब बोलने का काम करना है तो उसके लिए कम से कम बता रहा हूं ध्यान, 3 गुना अधिक, 3 times more वी आर सपोज टू लिसन। हमें सुनना होता है, सुनना अपेक्षित होता है। जैसे अभी आप लोगों की 3 क्लासेज होती है ना, बीए फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, 3 साल तक 3 क्लासेस कम से कम ऑप्शनल की, और उनके भी 2 पेपर। तो आप कितना सुन चुके होते हैं। और फिर पहली क्लास से बच्चे तो सुनकर ग्रहण करते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो जितना गहन एकाग्रचित्त होकर सुनता है वो उतना अच्छा वक्ता बनता है। सुनने की कला ही आपको बोलना सिखाती है। कि अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, अब सुनने का आपको बताया, देखो रेशो कितना है, एटलीस्ट 3 times, कम से कम 3 गुना, और ज्यादा जितना होगा 4 गुना 5 गुना, उतना रिफाइनमेंट आता चला जाएगा। अब आ जाइए दूसरी स्किल, कौन सी, राइटिंग। इट इज अज्यूम्ड, माइंड इट, आई एम नॉट टेलिंग यू हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इट इज अज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा सपोज होता है, होना चाहिए, अपेक्षित है, और सामान्यतः ऐसा होता भी है। ध्यान में रखना कि अभी कोई डॉक्टरेट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो 300 पेज ऐसे ही लिख देगा। उसके लिए कम से कम उससे 10 गुना ज्यादा, 3000 से ज्यादा जिसने पढ़ रखा है तो वो 300 लिख सकता है। कोई 100% फिर भी गारंटी नहीं है कि लिख ही देगा। उसके साथ साथ उसके दिमाग का उपजाऊपन, फर्टिलिटी ऑफ हिज माइंड वुड certainly count in almost every affair। अब दिमाग का उपजाऊपन है, बड़ा काम देगा। अभी अब कोई भी आगे मैं तो राइटर बनूंगा, अरे भाई राइटर बनना हंसी खेल नहीं है। और राइटर आप सामान्यतः समझना बेटा कि राइटर बनाए नहीं जाते। इन जनरल दे आर गिफ्टेड पीपल, सामान्यतः ध्यान में रखना। ऐसा बेटा ऐसा होता नहीं कि मैं तो, ऐसा आपने सुना है, बताओ मेरे को लाइफ में कि मैं बच्चे को राइटर बनाऊंगा, बना नहीं सकते। खास तौर से राइटर बड़ा कठिन। ये तो आगे बोल दिया कि अमेरिका जाऊंगा राइटर बनूंगा, तो जगन के जो पिता की भावनाएं होती है वो बड़े कंफ्यूजन में, उनको बड़ा ही एक झटका सा लगता है, सदमा लगता है कि ये क्या हो गया। एंड व्हेन ए ईयर और 2 later माली रिटर्न्स विद ए हाफ कोरियन हाफ अमेरिकन वाइफ एंड ए grandiose scheme for marketing a novel writing machine, जगन is utterly at sea। और भेज भी देता है, देखो कैसे अरेंज करता है, दुख पाकर पैसे की व्यवस्था करता है, क्योंकि पिता की जिद के सामने सामान्यतया, पुत्र की जिद के सामने सामान्यतया पिता है वो सरेंडर करते आए हैं, ये भी करते हैं, भेज देते हैं कि चल तू तो जा। पर उसके बाद क्या होता है पता है कि 1-2 साल बाद बेटा वापस कैसे आता है, अकेला नहीं है, साथ में क्या लिख रखा है, हाफ कोरियन हाफ अमेरिकन, मतलब उसके माँ बाप भी एक कोरिया का है एक अमेरिका का है। और
माली उसको पत्नी बना कर ले आता है कि भाई ये तो मेरे साथ है। और प्लानिंग क्या है कि यहाँ पे नोवेल राइटिंग की मशीन लगाएंगे। आप लोग थोड़ा सा और डीप में आपने पढ़ा हो तो बड़ा उसमें प्लॉट है, थ्रिल है, इमोशन है, एंगर है, लव है, इन सब चीजों को एक इंग्रेडिएंट मानकर, और जैसे अपने हलवा बनाते हैं ना, तो हलवे में ये आटा आएगा, सूजी आएगी, गोंद आएगी, मीठा आएगा, घी आएगा, ये चीजें अलग अलग रेशो में होती है। अब उनका सही अनुपात जब सही तरीके से प्रोसेस होता है तो अच्छी एक स्वीट बनती है। बट राइटिंग इज नॉट दैट टाइप ऑफ स्किल। अब ये मशीन से कि नोवेल लिखवाएंगे और इसमें ऐसे मसाले डालने हैं, इतना नमक, इतना मिर्च, इतना हल्दी, इतना जीरा डाल देंगे, ऐसा बन जाएगा। नोवेल ऐसे बनते हैं। इट इज समथिंग रिडिकुलस बट इट वाज द आइडिया। अब कि ऐसा करूंगा मैं तो नोवेल की मशीन लगाऊंगा। जगन इज अटरली एट। अब जगन बेचारा एकदम ही डूब गया, ये मान लो कि अब करूं तो क्या करूं। एक तो ये लिया या बाहर की, ऊपर से कह रहा है मशीन लगाऊंगा। वो मशीन भी ऐसे थोड़े लगेगी, उसमें लाखों रुपए लगते हैं उस टाइम। ही इज कन्फ्रंटेड बाय द न्यू वर्ड, shockingly personified, a word where his cherished notion of marriage and morals seem to count for nothing. अब क्या है बेटा, पिता को शॉकिंग, बड़ा आघात सा लगता है, बुरी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि मैं कहां आ गया, कहां फंस गया, जहां कोई मोरलिटी, कोई शादी से जुड़े हुए आइडियाज, कॉन्सेप्ट, उनका कोई मतलब नहीं। क्योंकि उनकी गांधीयन फिलोसफी वाला व्यक्ति क्या सोचता है अपने पुत्र की शादी के लिए, और पुत्र एकदम ही 36 का आंकड़ा हो गया कि पिता कुछ सोच रहा है, पुत्र कुछ कर रहा है। और होता है तो होता है, उसका अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। What can one do? अब किसी का पुत्र अगर इस तरीके से व्यवहार करने लग जाए तो पिता के लिए बड़ा एक विरक्ति का, दुख का कारण होता है, निसंदेह। अब वो बेचारा उम्र भर 60 साल तक जिन विचारधाराओं को लेकर चलता रहा, पुत्र है वो उसको कुछ दिनों के अंदर तहस नहस कर देता है। The tragicomic clash of generation deepens with every chapter. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ट्रेजिकोमिक क्यों लिखा है कि कहीं कहीं बीच में रिलीफ के एपिसोड भी आते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा एक गंभीर सीरियस मामला जनरेशन गैप का चलता रहता है। पिता पुत्र में अबोला जिसको बोलते हैं कि बोलते नहीं। बेटे को जो रूटीन में कुछ देते हैं पिताजी, आपको सबको पता है, 5 रुपये 10 रुपये तो वो टेबल पे रख के चले जाते हैं। बेटा भी देखता नहीं है, रुपए ले लेता है, पिताजी को नमस्कार नहीं करता, रुपए पिताजी से ले लेता है। तो ये अबोला भी है, देखो, और काम भी चलाते हैं। ऐसा उपन्यास में चलता है। हर चैप्टर के साथ ये चीजें गंभीर से गंभीरतम होती चली जाती है। खास तौर से पिता के लिए, जगन के लिए परिस्थितियां बड़ी दुष्कर हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि पुत्र है वो अलग ही चाहता है, उसकी चाह है beyond comprehension. Jagan's final escape from the galling chains of paternal love comes as unexpectedly as every other twist in this delicious story. और जगन का जो पलायन है, पलायन किससे? पिता की जिम्मेदारियों से और साथ ही दुनियादारी से। जगन है वो पलायन कर जाता है,
क्या कि बस इनफ इज इनफ, बहुत तो हो गया भाई अब तेरा ये ड्रामा। अब वो अपने स्वयं के साल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सोचता है। दैट इज ऑलवेज समथिंग वेलकम, हमेशा एक अच्छा साइन है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने मोक्ष के बारे में विचार करे, सोचे। जगन भी सोचता है कि मैं इस दुनियादारी में ऐसे दुकान से, पुत्र से, इसमें तो उलझ कर मर जाऊंगा, मेरे को मेरे जीवन को सुधारने का अवसर ही नहीं है। इसलिए नॉवल के अंत में क्या है कि अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि जिस आदमी को दिखाया कि जीवन भर दुकान पे पैसे गिनता रहा हो, उस आदमी का बेटा मन अटका रहता है। ध्यान में, उन चीजों से निवृत्ति होना लगभग असंभव हो जाता है। पता है कि निरर्थक है, पता है निरर्थक है, पर छूटती नहीं, यही समस्या। पता है निरर्थक है पर चीजें छूटती नहीं। तो बड़ा ही इसीलिए अनएक्सपेक्टेडली कहा है कि अंत में छोड़ता है। बड़ी हिम्मत का काम है कि छोड़ के और अपनी साल्वेशन, अपनी मुक्ति के लिए वो रवाना हो जाता है जगन। ये कहानी का क्लाइमैक्स है कि अब भाई अंत में उसके समझ में आ गया कि इस पुत्र के और मिठाई की दुकान के, इनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, पर कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाया। इसलिए वो अंत में जगन अपनी मुक्ति के लिए निकलता है। ये आपका नोवेल इन द कर्टेड फॉर्म। सिंपली आपको आउटलाइन बताई है मैंने। द वेंडर ऑफ द स्वीट्स। नेक्स्ट टाइम वी वुड डिस्कस। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं बेटा, ध्यान में रखना। एक तो थीम बेस्ड, दूसरा कैरेक्टर बेस्ड। दोनों प्रकार के प्रश्न हम डिस्कस करने का 100% प्रयास अपना करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।